जनरली इंडियन विमेन के पोस्ट मैरिज सेक्सुअल लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? ज़रूरतें। पोस्ट मैरिज सेक्सुअल लाइफ में फीमेल्स की ज़रूरतों को दरकिनार किया गया है। सेक्सुअली स्पीकिंग। सेक्सुअली स्पीकिंग, उनको जीवन के 45 साल पे जब बच्चे हो गए, बड़े हो गए, उनको ऑर्गेज़म की प्राप्ति ही नहीं हुई, वो पता ही नहीं हो उनको ऑर्गेज़म क्या है। जिंदगी में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया? 45 साल, 50 साल, आई हैव पेशेंस। मतलब जब वो स्पीकअप करने बैठते हैं ना, मेरे सामने लड़ाई हो रही होती है कि यू फिनिश विद इन 2-3 स्ट्रोक्स विद इन 10 सेकेंड्स, व्हाट डू यू फील, ऑर्गेज़म कहाँ से आएगा? तो ये सब चीज़ें जब एक सोशल सिक्योरिटी एक फीमेल को मिलती है, मतलब देखो, फीमेल्स ना घर छोड़ के जा रही हैं, शहर छोड़ के जा रही हैं, माँ बाप छोड़ के जा रही हैं, अपना सब, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद भी छोड़ के जा रही हैं, एक नई जगह पे आएंगी। जो हम लोग इतने बचपन से कर रहे हैं अपना स्टैचर को, हमको कोई बोले कि तुमको निकाल के इधर डालना है, तो हम अपना पूरा कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे एक टाइम के लिए, और वो भी 25 साल 30 साल पे। अब जो पहले होता था अब भी होता है, तो बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी, IITians भी हैं, मेरे पेशेंट्स बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन जब वो एक सिनारियो से निकाल के उनको दूसरे सिनारियो में डाला जाता है ना, तो एक डिपेंडेंस बन जाती है। उस डिपेंडेंस में आते आते अपनी वो करते करते आप ऑर्गेज़म तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे ना। पहले तो देखो कि घर में डाइनिंग टेबल है कि नहीं है, घर में देखोगे ना घर की ज़रूरतें क्या हैं, उसके बाद में फर्टिलिटी हेल्थ कैसी चल रही है, उसके बाद बच्चे बच्चे हो गए, सोशली यू आर वेल एक्सेप्टेड, एक स्टैचर आ गया, पैसा आ गया, बैंक बैलेंस है, EMIs अच्छी चल रही हैं, उसके बाद आएगा ना लेट्स गो ऑन अ वेकेशन और लेट्स टेक केयर ऑफ आवर सेक्सुअल लाइफ। उस दिन स्पीकअप होता है। एक ऑर्गेजम की वजह से बॉडी में क्या होता है? बॉडी में फीमेल या मेल? फीमेल। फीमेल्स। एक ऑर्गेजम ना एक फीमेल के पूरे इमोशनल बैलेंस को, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ये दो चीजें सिस्टम्स होते हैं मेडिकली स्पीकिंग, अगर थोड़ा सा उसमें श्योर जाएंगे श्योर। तो हम रोना आया, दैट्स अ सिंपैथेटिक सिस्टम वर्किंग। स्ट्रेस। हाँ, नॉट स्ट्रेस, मतलब ये सिस्टम्स हैं। आपको अच्छा लगा, सिंपैथेटिक वर्क किया, आपको एकदम नॉर्मल हो गए, पैरासिम्पैथेटिक वर्क किया। इट्स अ बैलेंस। इज इट लाइक जब आपकी बॉडी और आपका दिमाग शांत हो जाता है तो आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम यस वर्क कर रहा है, यस यस। और जब शांत नहीं है तो सिंपैथेटिक सिस्टम वर्क या कर रहा काइंड, मतलब रिस्पॉन्सेस के लिए इट्स सिंपैथेटिक सिस्टम, और रिस्पॉन्सेस को नॉर्मलाइज करने के लिए कि रोना आया, अंदर लैक्रिमल ग्लैंड्स आपके जब बंद होंगे तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आएगा और उसको बंद कर देगा, रोना बंद हो गया। है। ऐसा ओके नहीं है पानी बहता ही रहेगा, यू आर ओके इमोशनली वॉट एवर। ओके। तो वो ब्रेन और आंखें और पूरा पूरा एक सिस्टम रहता है, एक जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे कहेंगे। जैसे कहते हैं कि अगर आपको झट से सोना है तो आपको पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को Good. ट्रिगर Yes, करना, वो जो yes. स्ट्रेचिंग से होता है, जो हाँ, ब्रीदिंग से होता है, yes. वही The है meditation that you were talking about these days. कि Yes, शांत आप हो जाते हो। yes. एंड सिंपैथेटिक सिस्टम उसका ऑपोजिट है। Allows, yes. ओके, एकदम से वो एक फील करना कि हाँ समथिंग इज गोइंग। बट ऑर्गेजम से कैसे रिलेटेड है? यही चीज, अब मैं इसका बेस मैंने बता दिया आपको, श्योर। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एंड सिंपैथेटिक सिस्टम, ये इमोशनल बैलेंसेस को इक्वलाइज करने की एक सिस्टम है शरीर के अंदर। जैसे सर्कैडियन रिदम होती है, हाउ यू स्लीप, हाउ यू वेक अप, मतलब वो टाइम पता है बॉडी को। सिमिलरली ये एक सिस्टम है जो कि आपकी इमोशनल बैलेंसेस को कंट्रोल करता है। ऑर्गेज़म इन्हीं सिस्टम्स को रेगुलेट करता है। अगर आपको वो हार्मोन्स बॉडी में रिलीज हो रहे हैं, अगर हम आपको डोपामीन ही कह लें, आपने डोपामीन बहुत सुना होगा, ट्रिगर किया डोपामीन, वो हो गया, मतलब दीज जो ये ड्रग्स और ये सब आते हैं डोपामीन एनहांसर्स होते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों के साथ में अगर डोपामीन रिलीज हो रहा है तो यू फील दैट हाई, यू फील दैट ज़ील इन लाइफ कि मैं तो कुछ भी कर गुजर जाऊंगा, जो ये कैफीन करती है जो बेसिकली बॉडी में। तो डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स को एग्रीवेट कर देती है, इतना सही काम करती है ये कैफीन अपनी बॉडी में। लेकिन अगर हम ऑर्गेज़म की तरफ जाए ना, तो बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सीटोसिन होता है, कॉर्टिसोल लेवल्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे हार्मोन्स हैं जो कि बॉडी में फीमेल के रिलीज होते हैं उस समय। अब वो सोचिए वो हार्मोन्स अगर रिलीज ही ना हो तो कहीं ना कहीं बॉडी डेफिसिट पे तो है, कहीं ना कहीं बॉडी एक एक कमी तो ले रही है कि वो एज आ गई, प्यूबर्टी पे यू ऑटोमेटिकली ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो कोई ना कोई हार्मोन तो स्टिमुलेट हुआ होगा, है ना। तो सिमिलरली एक टाइम पे ऑर्गेज़म फील होता है फीमेल्स को, वो ऑर्गेज़म नर्व एंडिंग्स के थ्रू फील होता है ऑब्वियसली, जो क्लिटोरस एंड एवरीथिंग, मतलब बहुत लोगों ने समझा होगा इसको। तो वो ऑर्गेज़म बहुत ज़रूरी होता है फीमेल्स के लिए, उनके इमोशनल बैलेंसेस के लिए बहुत ज़रूरी है। जो आपने सबसे पहला सवाल किया था, रोल क्या प्ले करता है, उनके इमोशनल बैलेंस को
नॉर्मलाइज करता है। मतलब अगर आपकी जिंदगी में एज अ फीमेल रेगुलर ऑर्गेजम्स हैं तो आपका You are a इमोशनल happier बैलेंस person. बेहतर होगा। You are a happier person. On the contrary, the male person जिनके साथ रह रही है ना, he is the king of the world. बिकॉज वो इमोशनल, बिकॉज हर महीने 28 दिन पे चिड़चिड़ापन आएगा, बिकॉज जो हॉर्मोन्स मेंसेस के लिए रिलीज हो रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन फेज जो हो रहा है, इतनी सारी ब्लीडिंग हो रही है, उसको सप्रेस करने के लिए भी तो कुछ अच्छा चाहिए कि हाँ भाई इतनी ब्लीडिंग हुई, मेरे को क्या मिला बॉडी को? तो बॉडी को मिला क्या? ट्रीट में ऑर्गेजम। आपने बेसिकली ये कहा कि भारतीय फीमेल्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लैक ऑफ ऑर्गेजम्स। ठीक है, वी सॉर्टेड दैट आउट। जी। अभी हम केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। सेक्सुअल केमिस्ट्री होती क्या है? सेक्सुअल केमिस्ट्री एक्चुअली में अगर हम उसको दो शब्दों में बोले ना, कि ये मेल और फीमेल के बीच का एक सिंक होता है, वो लेवल होता है। वो सिंक कैसे आता है? आपकी क्या पसंद है, आपको क्या पसंद नहीं है। अगर हम किचन का सिंक बोलें कि भाई अगर किचन में 5 साल रह रहे हो आप साथ में, 6 साल रह रहे हो, आपको पता है कि मेरे पार्टनर को क्या खाना पसंद है, मेरे पार्टनर को क्या खाना पसंद नहीं है, या उसके मूड के हिसाब से आपको पता है कौन सा रेस्टोरेंट उसको पसंद आएगा। ये बहुत ही बेसिक नीड है जो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी जानते हैं थोड़े टाइम साथ रह के, एक हस्बैंड वाइफ भी जानते हैं, और एक बूढ़े लोग भी जानते हैं, अगर आप 70 साल पे भी हो तब भी। खुद के पार्टनर की बॉडी को पहचानना। बहुत लोगों को हो सकता है रफ सेक्स पसंद हो, बहुत लोगों को पसंद होता है सॉफ्ट सेक्स। इट इज डिपेंडेंट। बहुत लोगों को पसंद होता है कि फीमेल्स वांट टू बी ऑन द टॉप, ओके, सबमिसिव काइंड ऑफ यस अप्रोच। ओके, बहुत लोगों को नहीं पसंद है। मतलब एक पार्टनर डोमिनेटर होता है, एक पार्टनर सबमिसिव होता है, इन डिफरेंट पोजीशंस भी। इन डिफरेंट पोजीशंस, मतलब गिवर और रिसीवर वाली तो बात अलग है, ठीक है, मेल विल ऑलवेज बी द गिवर, फीमेल विल ऑलवेज बी द रिसीवर, लेकिन अबाउट व्हाट इज देयर नीड, कि वही सबमिसिव एटीट्यूड अगर फीमेल का है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो शी विल ऑलवेज राइड यू। मेरे पेशेंट्स मेरे को ना सब कुछ आगे बताते हैं, मतलब दे हैव टू टेल मी एवरीथिंग। मेरे असिस्टेंट्स को पहले बताना पड़ेगा, वो जिस्ट मेरे पास आएगी, उसके बाद में मुझे जो मेरे सवाल हैं उन जिस्ट से निकल के आ रहे हैं, मुझे भी वो सवाल पूछने हैं कि क्या रहा है तुम्हारे साथ। उसके बाद बात आती है ट्रीटमेंट्स की। ओके, यहाँ ओवरआर्चिंग टॉपिक सेक्सुअल केमिस्ट्री है। जी। ओके, क्या दो इंसानों के बीच सेक्सुअल केमिस्ट्री बन सकती है या ये एक प्री डेस्टिन्ड चीज है? नहीं, ऐसा नहीं है। You can develop it. यू कैन डेवलप, यू हैव टू डेवलप इट। Have कैन to. का तो सवाल ही नहीं उठता, हैव टू वाला सीन है। मतलब आपको स्टैंड लेना पड़ेगा कि भाई सामने वाले को क्या पसंद है, बीट फीमेल बीट मेल, बट यहाँ पे मेल ज्यादा है भाई, गिवर वाले आदमी हो, आपको तो स्टैंड लेना पड़ेगा सामने वाले को क्या पसंद है। तो ये बहुत जरूरी है सेक्सुअल केमिस्ट्री के लिए, वांट टू वाला, कि यू दैट शुड बी योर वांट। लेकिन जहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है ना, वो वांट एक तरीके से सबसाइड हो जाता है। ओके, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बॉटम लाइन के बारे में पूछना चाहूंगा। जितना मैंने सेक्सुअलिटी के बारे में समझा इस शो के थ्रू, जी। वो ये है कि एक मर्द का कर्तव्य होना चाहिए पार्टनर को ऑर्गेज्म देना। जी, फेयर टू से? वेरी फेयर। ये आप आपके एक्सपीरियंस के थ्रू कह रहे हो? ये मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू नहीं, अपने 98 ईयर्स का एक लेगेसी के थ्रू कह रहा हूँ। बिकॉज व्हाट माई ग्रेट ग्रैंडफादर यूज्ड टू डू, ट्रीट द किंग्स, what my grandfather used to do, मतलब he was medical officer State Bank of India, so corporate उन्होंने देखा है पूरा। what my father used to do, हमारे पास लिटरेचर है पूरा हमारा खुद का। मैंने जो केसेस देखे हैं और जो मैं अपने एक्सपीरियंस से अब बताऊंगा, क्योंकि प्रेजेंट सिनेरियो में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये कर्तव्य होना चाहिए। अंडरस्टूड। क्योंकि फीमेल का एक पार्ट थोड़ा सा सबमिसिव होता है, और बहुत बार आपकी इतनी केयर करती हैं वो, आपको कभी क्वेश्चन नहीं करेंगी। इसलिए कर्तव्य होना चाहिए। फ्लो इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू, और अगर फ्लो के बीच में कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना, तो यू कैन एड्रेस दैट। इट्स वेरी इजी। बहुत सारी लड़कियां कहती है कि जो लड़के अच्छे से डांस कर पाते हैं वही लड़के सेक्स में भी शायद से अच्छे होंगे। ये एक स्टीरियोटाइप है। डेफिनेटली स्टैमिना ज्यादा है उनका, हाफ नहीं रहे। मल्टीपल थिंग्स, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टैमिना, कोर स्ट्रेंथ, यस, बट आल्सो अंडरस्टैंडिंग द पार्टनर। क्योंकि डांस आप यूजुअली साथ में करते हो, और अगर आप बेसिकली एक मेल और फीमेल का डांस देख रहे हो, इन अ लॉट ऑफ कोएड डांसेस मेल का रोल वही रहता है कि डायरेक्टिंग द
डांस? यस, मोर ओवर इट्स अ रिस्पेक्ट वाला थिंग. मतलब व्हाट आई हैव डन, मैंने बचपन में सालसा ज्वाइन किया था. लेवल 1 लेवल 2 सब किया. उसमें ना मेरे को मेरे टीचर ने एक ही चीज सिखाई है, रिस्पेक्ट. if you will have that respect towards that female na, because there'll be n number of partners that you will be doing with, there'll be either ways, हर तरीके से टचिंग होगी, हर तरीके से you will keep hands all over her body. उसमें अगर रिस्पेक्ट वाला पार्ट अगर कहीं ना कहीं रुक रहा है ना, एक्सप्रेशंस पे दिख जाएगा. तो सेक्स में भी रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज होती है, और रिस्पेक्ट के साथ में बहुत चीजें सॉल्व हो जाती हैं.